हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट जी मास्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस लेक्चर में हम डेमो कवर करेंगे फॉर आवर फिजिक्स सब्जेक्ट। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो सबसे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि भाई सिलेबस क्या है, व्हाट इज द सिलेबस फॉर नीट एंड जेईई एग्जाम रिलेटेड टू फिजिक्स सब्जेक्ट। तो वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कौन कौन से टेक्स्ट बुक्स हमको फॉलो करने चाहिए। तो हर एक क्वेश्चन का आपके आंसर आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक टॉपिक आज इस लेक्चर के लिए सेलेक्ट करेंगे, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये काफी बेसिक चैप्टर है फिजिक्स का, स्पेशली 11th फिजिक्स, या आप बोल सकते हैं मैकेनिक्स का एक बेसिक सा चैप्टर है, जिसको कि अभी हम थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं नीट या जेईई के एग्जाम में रिलेटेड टू मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा फिजिक्स का सब्जेक्ट है, इसके लिए अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो आप जानते ही हैं कि नीट या फिर जेईई का एग्जाम सीबीएसई ही कंडक्ट करता है, तो सिलेबस भी क्या होगा, एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप कंटेंट के लिए एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि भाई हमारा नीट या फिर जेईई एग्जाम के लिए सिलेबस क्या होगा फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ बोल रहा हूं सिलेबस मींस कंटेंट देखने के लिए एनसीईआरटी से जो टेक्स्ट बुक्स आपको फॉलो करने हैं मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, सबसे पहले तो नंबर 1 ये स्पेशली डिजाइंड बुक्स हैं जिसमें कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं फॉर आवर जेईई एंड नीट एस्पिरेंट्स। एक ब्रीफ सा थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल टॉपिक भी है जिसको आप तुरंत स्टडी करके सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं और मेरे अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। अगर आप हमारे सारे बुकलेट्स सॉल्व कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 80% क्वेश्चन, तो इतना सफिशिएंट रहेगा आपके प्रिपरेशन के लिए फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। लेकिन फिर भी कुछ और टेक्स्ट बुक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई टॉपिक हमको थोड़ा डेप्थ में डील करना है फिजिक्स के अंदर, तो आप रेफर कर सकते हैं एच.सी. वर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल टेक्स्ट बुक्स रिलेटेड टू फिजिक्स। 2 पार्ट में अवेलेबल है, पार्ट 1 एंड 2। तो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत बेस्ट बुक है ये एच.सी. वर्मा। थोड़ा सा और अगर हम अपना लेवल इंप्रूव करना चाहें सब्जेक्ट के अंदर, तो हम रेफर कर सकते हैं डी.सी. पांडे। वैसे तो जेईई एडवांस्ड के स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट किया जाता है टेक्स्ट बुक, बट फिर भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स और उनके क्वेश्चंस हम बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारा टारगेट नीट या फिर जेईई मेन है तो, ठीक है। डी.सी. पांडे आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। साथ ही साथ जो टेस्ट्स होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेगुलर टेस्ट्स ये मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी के स्कोर के बेसिस पे आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। 2 और रिक्वायरमेंट्स हैं स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि ये एग्जाम आप एक बार में क्रैक करें, तो मेरे अकॉर्डिंग टेस्ट तो आपको अटेंड करना ही है। जो 2 रिक्वायरमेंट है किसी भी स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए, कि वो अक्सर सोचते हैं कि भाई ऐसा क्या करें हम, ऐसा क्या स्ट्रैटेजी हो जिससे कि हम ये एग्जाम एक अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए। तो नंबर 1 है कैलकुलेशन। किस तरीके का कैलकुलेशन? साइंटिफिक कैलकुलेशन। साइंटिफिक कैलकुलेशन जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको तुरंत। मान लीजिए 6.023 इंटू 10 पावर 23 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 पावर -19, और साथ में मान लीजिए कि ऐसा कुछ स्क्वायर रूट आपको निकालना है 58.6। तो इस तरह के कैलकुलेशन आपसे अच्छे से सॉल्व होने चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट आपका आंसर आना चाहिए, कम से कम टाइम में बनना चाहिए, ठीक है। तो ये साइंटिफिक कैलकुलेशन जितना स्ट्रांग होगा, जो दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारी दैट इज स्पीड, क्योंकि यहां पे सारा खेल तो टाइम का ही है, टाइम से ही रिलेटेड है। चाहे आप नीट का एग्जाम दें या कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन को समझना भी है और सॉल्व करना है। तो कैलकुलेशन तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, और अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा तो कहीं ना कहीं आपका ऑटोमेटिकली स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगा। तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल अच्छे से डे 1 से समझ लीजिए कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट साल भर मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे भी स्टूडेंट्स होते हैं,
जो हार्ड वर्क करके पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनका कैलकुलेशन इतना वीक होता है या वो क्वेश्चन को इतना स्लो सॉल्व करते हैं कि विद इन टाइम लिमिट वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होगा, टाइम का ही खेल है, जैसे कि मैंने बताया, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि जो अप्रोप्रिएट स्कोर आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा, वो मिस हो जाएगा। ठीक है, तो डे 1 से हम इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे पकड़ के रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सब्जेक्ट के अबाउट, तो एक्सपेक्टेड है आपको क्लियर हुआ होगा। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम अभी अपना फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट टॉपिक फिजिक्स डेमो के लिए वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो फिजिक्स का सिलेबस है टोटल नीट और जेई के लिए, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइडेड है। अगर आपने क्लास 11th 12th का पूरा सिलेबस स्टडी किया है तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ा पोर्शन जो हाई वेटेज होता है फिजिक्स के सिलेबस में वो है मैकेनिक्स। कहीं ना कहीं क्लास 11th का जो पूरा सिलेबस है वो मैकेनिक्स पे ही बेस्ड है। क्लास 12th में अगर हम बात करें तो जैसे कुछ चैप्टर्स हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो ये सारे के सारे चैप्टर्स हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है। ऑप्टिक्स पे बेस्ड है आपका रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, है ना। और मॉडर्न फिजिक्स में जैसे कि डुअल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो लगभग इन 4-5 ब्रांचेस में हमारा पूरा सिलेबस जो है फिजिक्स का कवर होता है। जो अभी हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस डेमो लेक्चर के लिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मैकेनिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर को ठीक से समझे बिना आप आगे के जो चैप्टर्स है मैकेनिक्स के, जैसे कि क्या होगा, मोशन इन प्लेन, वेक्टर्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन एक्सेट्रा, ये आप ठीक से बना नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको ये बेसिक चैप्टर जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हमारा सिलेबस यहीं से स्टार्ट होगा मैकेनिक्स का। तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में बेसिकली हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके बारे में स्टडी करना, कहने का मतलब कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितने टाइम पे, क्या उसकी स्पीड या वेलोसिटी है, किस एक्सीलरेशन से मूव हो रहा है ना। साथ ही साथ किस फोर्स की वजह से वो मोशन में आया है या मोशन में है तो कौन सा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगाने से वो रुक जाएगा। तो इन सभी चीजों को स्टडी करने को ही हम मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, मींस स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन एंड ऑल्सो द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन कहने का मतलब कि फोर्स अप्लाई करने से ही तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा ना, या ऑलरेडी मूविंग है तो रेस्ट पे तभी आ पाएगा जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे। तो मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन प्लस कॉज ऑफ मोशन, जब इन दोनों चीजों को आप एक साथ स्टडी करने लगते हैं, इस ब्रांच को बोलते हैं हम मैकेनिक्स। ठीक, और इसी का बेसिक टॉपिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन अभी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में कुछ बेसिक टर्म्स हैं, पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और उसी से रिलेटेड 1 by 1 जो कंसेप्ट्स हैं वो आते जाएंगे फिजिक्स के अंदर, और उसी से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो स्टार्ट होंगे 1 by 1। देखिए फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा एट सम टाइम इंटरवल। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों टर्म्स में और क्या सिमिलैरिटी है, चलिए देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए कि कोई पर्सन जो है पॉइंट ए से अपना मोशन स्टार्ट करता है और वो इस तरीके से इस पाथ को फॉलो करते हुए पोजीशन बी तक पहुंचता है। ध्यान से देखिए, ए से बी कैसे जा रहा है, वो इस पाथ को फॉलो करके कुछ इस तरीके से। ठीक, मान लेते हैं इस पाथ का जो लेंथ है वो है 5 किलोमीटर। ठीक, अब यहीं पे एज्यूम कीजिए कि पॉइंट ए जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं मोशन और पॉइंट बी पे एंड हो रहा है। अगर कोई स्ट्रेट पाथ हो ऐसे ए से बी तक स्ट्रेट, ऑब्वियसली उसका वैल्यू जो है वो 5 किलोमीटर से कम होगा, सपोज 2 किलोमीटर। तो यहीं पे देखिए एक्चुअल पाथ जो कवर हो रहा है पॉइंट ए से बी तक, क्या बोलेंगे हम इसको, एक्चुअल पाथ या एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ कवर्ड, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड
एक्चुअल लेंथ कहने का मतलब, मान लीजिए कि आप अपने घर से निकले और मार्केट तक आपको जाना है, तो क्या आपके घर से मार्केट तक का रोड बिल्कुल स्ट्रेट है क्या? नहीं, बहुत सारे टर्निंग्स के साथ है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो उसी रोड को, उसी पाथ को फॉलो करते हुए जाएंगे पूरे टर्निंग्स के साथ, तो वही एक्चुअल लेंथ हुआ ना। तो आपसे, आपके घर से मार्केट तक का जो डिस्टेंस है, तो आपके घर से मार्केट तक का जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ, उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर, ये वैल्यू हो गई उसकी, है ना। और अगर कोई स्ट्रेट पाथ एग्जिस्ट करता है, अभी हम इमेजिनरी एक अजम्पशन ले लेते हैं कि कोई स्ट्रेट पाथ है हमारे स्टार्टिंग से एंड पॉइंट के बीच में, जिसको कि हम क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि इससे छोटा तो और कोई पाथ हो नहीं सकता, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो यही डिफरेंस है स्टूडेंट्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड या एक्चुअल पाथ कवर्ड, है ना, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, वो डिस्टेंस से कम होगा, ठीक है। इक्वल भी हो सकता है, कब? ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है कि अगर हमारा मोशन जो है वो स्ट्रेट है, रेक्टिलिनियर बोलते हैं, इफ मोशन इज लीनियर, जैसा कि ये टॉपिक है हमारा स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट। इफ मोशन इज लीनियर, मान लीजिए कि पॉइंट ए यहां से स्टार्ट कर रहा है और बिल्कुल स्ट्रेट ही उसको जाना है पॉइंट बी तक, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक, तो अब भाई एक्चुअल लेंथ भी यही है, शॉर्टेस्ट लेंथ भी यही, क्योंकि पाथ ही हमारा स्ट्रेट है, समझ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो टॉपिक अभी हम कवर करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहां पे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेगा, क्योंकि पाथ जो है वो स्ट्रेट है, ठीक है। डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड है कि स्केलर और वेक्टर आप समझते हैं। स्केलर कहने का मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट है, मतलब वैल्यू, जैसे कि ये लिखा है 5 किलोमीटर, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंडेंट रहेगा डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट होगा। मैग्नीट्यूड की बात करें इस एग्जांपल में, तो मैग्नीट्यूड है हमारा डिस्प्लेसमेंट का 2 किलोमीटर, ठीक है, बट डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट है। डायरेक्शन कैसे? मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लोकेट करूं डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, तो इस एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से एंड पॉइंट का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है, कहने का मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ना। देखिए आप, नॉर्थ ईस्ट। तो यहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे कि भाई वो 2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, तो पॉइंट ए से तो स्टार्ट करेगा, मान लीजिए 2 किलोमीटर ऐसे सीधा चला गया नॉर्थ, तो क्या पहुंचेगा पॉइंट बी पे? नहीं पहुंच पाएगा ना। क्या 2 किलोमीटर ऐसे नीचे आ गया साउथ डायरेक्शन में, तो क्या पहुंच पाएगा पॉइंट बी पे? नहीं। तो 2 किलोमीटर उसको जाना तो है, बट किस डायरेक्शन में स्ट्रेट जाना है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तभी वो पॉइंट ए से बी पहुंच पाएगा। इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी के केस में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से आपका काम हो जाएगा, मतलब वैल्यू। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे 5 किलोमीटर हमारा जो डिस्टेंस है, तो भाई पाथ एक्चुअल लेंथ को जब आप कवर करोगे ही, ट्रैवल करोगे ही उस पे, तो टर्निंग्स तो है ही, वैसे भी डायरेक्शन कई बार चेंज हो रहा है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है डायरेक्शन के लिए। भाई जैसे जैसे पाथ जा रहा है वैसे वैसे हम फॉलो कर लेंगे, तो सिर्फ वैल्यू से ही हमको मतलब है। आई बात समझ में? तो ये डिफरेंस है अल्टीमेटली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। एसआई यूनिट क्या होगा? कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि दोनों लेंथ ही है भाई, डिस्टेंस भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, तो एसआई यूनिट तो मीटर ही होगा। एसआई कहने का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। याद रखिए स्टूडेंट्स, यूनिट का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, स्पेशली जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कई बार ऑप्शंस आपके इसलिए गलत आ जाएंगे कि आपने यूनिट सही नहीं डाल के रखा है सॉल्व करते टाइम, और ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये मिस्टेक रहता है कि वो यूनिट को ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या है, हर फिजिकल क्वांटिटी का आपको पता होना चाहिए, और सॉल्व करने से पहले हमेशा यूनिट को एक बार चेक कर लीजिए कि किस यूनिट में था और किस यूनिट में आपका ऑप्शन आपको गिवन है, ठीक है।
तो ये फर्स्ट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स हमारे इस टॉपिक का। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक छोटा सा और एग्जांपल दूंगा मैं आपको, ताकि ये कंसेप्ट और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो बहुत सिंपल सा चीज है। मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन पॉइंट ए से उसने स्टार्ट किया ट्रैवल करना, और इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे मैंने बना के रखा है, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, ठीक है। पॉइंट ए से उसने स्टार्ट किया और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ वो मूव किया 4 किलोमीटर। किधर? ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट मतलब राइट हैंड साइड, इधर ही जाएगा पॉइंट बी तक। फिर पॉइंट बी से वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन चला गया। आप मैच करते रहिए डायरेक्शंस। पहले कैसे? 4 किलोमीटर ईस्ट, फिर पॉइंट बी से 3 किलोमीटर नॉर्थ, ऐसे ही होगा। पॉइंट सी पे पहुंच गया। मान लेते हैं कि ये एंड पॉइंट है, तो पॉइंट ए स्टार्टिंग पॉइंट है और पॉइंट सी एंड पॉइंट है, यहां पे जर्नी खत्म। अब ऐसे सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? काफी सिंपल से एग्जांपल है, बट जानबूझ के मैंने दिया है ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो डिस्टेंस तो यही है, एक्चुअल लेंथ कवर्ड 4 + 3 7 किलोमीटर हो जाएगा आंसर। 4 किलोमीटर + 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट लेंथ होता है वो, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है और एंड पॉइंट ये, शॉर्टेस्ट मतलब है, ऐसे ज्वाइन कर देंगे इसको। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से आप कैलकुलेट करेंगे तो AC का जो लेंथ है वो 5 किलोमीटर आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए, जो शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सीधा सीधा आंसर हमारा आ जाता है 5 किलोमीटर। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्शन यहाँ पे मैंने बना रखा है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो फिर से मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट ही आएगा। ये कंप्लीट हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे, बट डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है सपोज r, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट A मान लेते हैं इसको, और स्टार्टिंग पॉइंट से किसी पर्सन ने इस सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करना स्टार्ट किया और वो एक राउंड कवर करके, इस तरीके से एक राउंड कवर करके वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस पहुंच गया। तो यही एंड पॉइंट भी बन गया। ध्यान दीजिए, जहां से उसने स्टार्ट किया था, कितने राउंड के बाद? आफ्टर 1 राउंड, जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गया। और सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है? r है। तो ऐसे सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बहुत आसान है। अगर डिस्टेंस की बात की जाए, इसके लिए मैं एक बता रहा हूं आपको, ये वाले एग्जांपल के लिए। डिस्टेंस तो वो तो एक राउंड का एक्चुअल लेंथ कवर्ड होगा, जो कि सरकमफेरेंस के बराबर है सर्कल के। तो सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr, जबकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। बट यहां पे जहां से उसने स्टार्ट किया है पर्सन ने, वहीं पे एंड कर रहा है, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड है कि अब जाकर के पूरा कंसेप्ट आपका कंप्लीट हुआ है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा इस टॉपिक के अंदर स्पीड एंड वेलोसिटी। पहले तो आपको डेफिनेशन दे देता हूं दोनों का 1 by 1। नंबर 1 स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए एक साथ लिख देंगे, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का SI यूनिट वैसे भी सेम होता है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। दोनों का क्योंकि SI यूनिट सेम होता है, साथ में लिख देता हूं मैं यहां पे, क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, है ना। बट डिफरेंस ये है कि आपका स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों है? क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, और डिस्टेंस खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब ये सिर्फ वैल्यू पे ही डिपेंडेंट रहेगा, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट है डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जिस तरीके से डिस्टेंस कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता है,
हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो स्पीड भी हमेशा आपका पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, एग्जांपल अभी मैंने दिया था, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, इसीलिए वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो बेसिक सा एक फॉर्मूला है, ठीक है। बट नीट और जेईई के एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है स्पीड और वेलोसिटी से, तो कहीं ना कहीं ज्यादा चांसेस है कि आपसे इंस्टेंटेनियस, ध्यान दीजिएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे क्वेश्चन आ जाए, अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आ रहा है तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन पे है, लगातार टाइम तो चेंज हो ही रहा है, उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपसे वेलोसिटी पूछ लिया जाए पर्सन का कि बताइए कि क्या वेलोसिटी होगी, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। निकालते कैसे हैं उसको? फॉर्मूला कहीं ना कहीं यही है, बट क्योंकि टाइम इंटरवल हमारा बिल्कुल इंस्टेंट है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमको चाहिए, तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा यहां पे डिफरेंशिएशन। तो एक्सपेक्टेड है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो कि फिजिक्स के अंदर यूज होते हैं, वो आपको क्लियर होगा। डिफरेंशिएशन, ठीक है, कैसे? यहां पे वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट rather very small change in displacement या very small displacement upon very small time। very small क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि आपसे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा गया है। very small change in time, ये डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे फॉर्मूले को? v इज इक्वल्स टू, मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं नोटेशन x यूज करता हूं और टाइम के लिए t, तो वेरी स्मॉल चेंज के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं d डिफरेंशिएशन का। देखिए ध्यान से, d और d एक ऑपरेटर है विच इंडिकेट्स वेरी स्मॉल चेंज, है ना। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला dx बाई dt। ऐसा यूनिट तो वही रहेगा, मीटर पर सेकेंड। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा इस लेवल का क्वेश्चन आएगा नीट और जेईई के एग्जाम में। तुरंत मैं एक एग्जांपल दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो स्टूडेंट्स यहां पे देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, बेस्ड ऑन द टॉपिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बट काफी इजी और बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है A particle is traveling along straight line. The distance x, ये x में जो नोटेशन है वो डिस्टेंस है मीटर में, of a particle in time t। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जो t लिखा हुआ है वो टाइम है सेकेंड्स में, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है डिस्टेंस का इन टर्म्स ऑफ टाइम t। आपको ये बताना है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कब? When the पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। रेस्ट मतलब जो पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन में है, वो जब रेस्ट पे आ जाएगा मूव होते होते, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिस्टेंस क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है नीट 2013 का। देखिए, डायरेक्टली आपसे वेलोसिटी नहीं पूछा है, बल्कि बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताइए। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आएगा तो पहले तो हम वेलोसिटी निकालेंगे और उसको जीरो के इक्वेट करेंगे। क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया है, तो ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही निकालेंगे। देखिए, वी नो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx बाई dt। डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार गिवन एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ t, तो यहां सब्सटीट्यूट करिए d बाई dt, और एक्सप्रेशन क्या है? 37 प्लस 27t और माइनस टी क्यूब। तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, 37 का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, प्लस 27t का 27 आएगा, और माइनस टी क्यूब का आ जाएगा आपका माइनस 3t का स्क्वायर। ये आ रहा है हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ रहा है तो इसको हम जीरो के इक्वेट कर देंगे तुरंत अभी, और कोशिश करेंगे कि टाइम का वैल्यू निकालने की, भाई किस टाइम पे वेलोसिटी हमारा जीरो हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27, मतलब कि t स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 9, मतलब t आ गया है हमारा 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड आ गया है टाइम।
3 सेकंड के अंदर अंदर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब इसी टाइम पे हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना था, तो इस वैल्यू को, टाइम का जो वैल्यू आया 3 सेकंड्स, उसको हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या दिया है हमको, 37 प्लस 27t, t की जगह क्या पुट करेंगे 3 सेकेंड्स, माइनस टी क्यूब मतलब 3 का क्यूब। देखिए ध्यान से, तो 3 का क्यूब तो 27 होगा, है ना। 37 प्लस ये हो गया 27 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 81, और माइनस ये हो जाएगा 27। देख लीजिए ध्यान से, है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 91 आ रहा है आंसर, 91 मीटर। मींस इस बेसिस पे हमारा ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। ये देखिए आप, तो इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स अगर आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्वेश्चन आता है तो एक बार हमने डिफरेंशिएट किया है डिस्टेंस के इक्वेशन को, वेलोसिटी निकाला, फिर क्वेश्चन के हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ रहा है उस टाइम पे आपको डिस्टेंस बताना है, तो वो टाइम हमको निकालना पड़ेगा जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ रहा है। तो वेलोसिटी को हमने 0 को इक्वेट करके टाइम निकाल लिया, और उसी टाइम का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में टी की जगह यहाँ देखिए आप पुट कर दिया गया है, सॉल्व करके आ रहा है 91 मीटर आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक, नोट डाउन करिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखिए, थर्ड पॉइंट जो आ रहा है वो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो पहले तो 1 by 1 दोनों का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। नंबर 1, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये होता है इसका बेसिक डेफिनेशन, है ना। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है ये तो वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट होगा। क्या लिखेंगे इसको, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जिस तरीके से स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस था कि स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी था, तो एवरेज स्पीड भी क्या रहेगा, स्केलर। जिस तरीके से वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी था, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर। एसआई यूनिट दोनों का सेम है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकेंड। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम जो यूनिट होता है स्पीड वेलोसिटी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का, वो किलोमीटर पर आवर में गिवन होता है। तो आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए उनको एसआई यूनिट में। तो अलग से नोट कर लीजिएगा कि कभी भी हमको अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड वेलोसिटी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी गिवन है, तो उसको एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। और अगर उल्टा करना हो, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में, कभी ये सिचुएशन आ जाए, तो उल्टा आप 18/5 से मल्टीप्लाई करके उसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये नोट पॉइंट अलग से याद रखिएगा। तुरंत एक मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, जिससे कि ये टॉपिक भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देखिए, तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड एक बेसिक सा क्वेश्चन, थोड़ा सा पुराना है, AIPMT 2008, बट ये जरूरी है एक एग्जाम्पल इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अ कार मूव्स फ्रॉम पोजीशन A टू B। तो तुरंत एक डायग्राम फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं उसको। पोजीशन A है और A से B जा रहा है, स्ट्रेट पाथ है। कितने स्पीड से जा रहा है वो, 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसको ऐसा लिख लेते हैं, SAB मींस स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पोजीशन A टू B, वो है 30 किलोमीटर पर आवर। फिर लिखा है आगे, रिटर्न्स बैक टू पोजीशन A, तो B से A वापस आ गया। इस बार जो स्पीड है उसकी BA, उल्टा लिख लेते हैं, B से A पोजीशन, वो है 20 किलोमीटर पर आवर। आप पढ़ के देख लीजिए। तो ऐसे में आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी भी हम बता देंगे, आंसर पूछा नहीं है, फिर भी लास्ट में एक बार चेक करेंगे क्या है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, देखिए कई स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि एवरेज निकालना मतलब कि भाई दोनों वेलोसिटी को सीधा सीधा ऐड करो, 30 + 20 50 और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आंसर 25 आ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन में भी है, ध्यान दीजिएगा,
25 किलोमीटर पर आवर पहले ही ऑप्शन है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं जिनको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता है, जिनको नॉलेज नहीं है इस टॉपिक के बारे में, वो यही करेंगे कि 30 + 20 हुआ 50, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा 25 किलोमीटर और उसको मार्क कर देंगे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, हमको फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है पॉइंट ए, और एंड पॉइंट भी यही है पॉइंट ए। क्यों? क्योंकि भाई जा करके वापस भी तो आ जा रहा है ना, बट डिस्टेंस का कुछ अता पता नहीं है, यहां पे आपको गिवन नहीं है। तो एक काम करते हैं कि डिस्टेंस को x ले लेते हैं कि भाई a और b के बीच का जो डिस्टेंस है वो है x। तो अब ऐसे में अगर हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करें यहां पे, तो विच इज टोटल डिस्टेंस, तो जाने का डिस्टेंस x प्लस वापस आने का भी x, x + x हो गया, अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम भी नहीं दिया है आपको, जाने का टाइम मान लीजिए TAB, A से B तक जाने का, और वापस आने का TB है, ये भी नहीं गिवन है आपको, तो ये भी निकालना पड़ेगा। कैसे होगा देखिए, न्यूमरेटर में तो आपका 2x हो गया, डिनोमिनेटर में जाने का टाइम, तो जाने का लेकिन स्पीड तो पता है 30 किलोमीटर पर आवर A से B जाने का, और डिस्टेंस भी पता है, तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो TAB विल बी इक्वल टू x/SAB प्लस TBA वापस रिटर्न जाने का टाइम, तो रिटर्न जाने का डिस्टेंस x सेम ही है और स्पीड क्या है SB है। अब आराम से वैल्यूज पुट कर दीजिए यहां पे, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया x तो कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, बचेगा आपका 1/x तो कैंसिल कर दिया ना, SAB मतलब 30 और प्लस SBA मतलब 20। इसको आप एलसीएम लेकर के आराम से सॉल्व करिए, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 600 डिवाइड बाई 50 मतलब 24 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमारा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए 24 किलोमीटर पर आवर। तो जो सही तरीका है वो ये है स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का। मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमसे एवरेज वेलोसिटी भी पूछ लेता, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाता 0 सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि भाई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो सेम है, जहां से स्टार्ट कर रहा है घूम के वहीं आ जा रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 होने की वजह से एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा आपका 0। ये हो गया, नोट डाउन करिए एग्जांपल 2 को कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा ये, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बाद नंबर 4 है एक्सीलरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सीलरेशन। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारा, वो मोशन में है, ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है जहां से मोशन वो स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, इनिशियल पॉइंट। और वो ट्रैवल करते करते थोड़ी देर बाद एक दूसरे पोजीशन पे पहुंच गया जिसको बोल रहे हैं फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट पे भी मोशन में था, सपोज उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, इनिशियल स्पीड, क्योंकि स्ट्रेट पाथ है तो मैं स्पीड वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज करता रहूंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी सेम बोल सकते हैं क्योंकि हमारा पाथ स्ट्रेट है, स्टार्टिंग में ही बताया था मैं। तो इनिशियल स्पीड है उसकी u, और फाइनल पोजीशन पे थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी मान लीजिए चेंज हो जाती है v, u से चेंज होकर के हो गई v। ठीक है, और इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने में मान लीजिए उसको लग गया टाइम t टाइम लग गया है उसको। ठीक है, और उसने डिस्टेंस कवर कर लिया है इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में s। तो नोटेशंस का मतलब मैं पहले लिखवा देता हूं आपको यहां पे। u को क्या बोला मैंने, इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, t है टाइम टेकन, और s है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सपेक्टेड है, सभी का SI यूनिट तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, अगर उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, चेंज हो रही है, तब वहां पे जनरेट होता है एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन का डेफिनेशन होता है चेंज इन स्पीड या फिर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन
चेंज इन टाइम, डायग्राम में तो हमको दिख ही रहा है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और टाइम t चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। एक्सीलरेशन a से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी, पहले u था बाद में v हो गया, तो v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम कितना चेंज हुआ है t। तो ये आ गया बेसिक फॉर्मूला एक्सीलरेशन का। ठीक है, SI यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन जो है वो दो टाइप का हो सकता है स्टूडेंट्स। देखिए, फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि या तो फाइनल वेलोसिटी बड़ा हो इनिशियल से, ऐसे केस में एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोलेंगे उसको, या नॉर्मल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप देख लीजिए, अगर v बड़ा है u से तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि v छोटा हो u से, फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव में आएगा। इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है स्टूडेंट्स। ठीक है, याद रखिएगा आप। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर हमको एक्सीलरेशन निकालना हो तो इसी फॉर्मूले को यूज करके निकालेंगे। ठीक है, अगर हमारा वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल कहने का मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि किसी भी तरीके का वर्टिकल मोशन हो, नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव किया जाए तो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही। वैसे सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, थ्रोन अपवर्ड्स, तो इस सिचुएशन में जो आपको एक्सीलरेशन कंसिडर करना है वो होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर राउंड ऑफ फिगर जो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लेना है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जब नीचे से ऊपर थ्रो किया जा रहा है ऑब्जेक्ट को, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वो मूव कर रहा है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, इसीलिए -g लेना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ध्यान रखिएगा कि जब भी हॉरिजॉन्टल मोशन हो, मतलब x एक्सिस वाले प्लेन पे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जब वर्टिकल मोशन हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब y एक्सिस पे, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स तो -g के बराबर लेना है, यहीं पे अपोजिट इफ एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन या फिर ड्रॉप्ड डाउनवर्ड्स, ये देखिए ड्रॉप्ड डाउनवर्ड्स, तो सेम वैल्यू लेना है एक्सीलरेशन का, g के बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट डिफरेंस ये है कि इस बार +g लेना है। क्यों? क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये सारे कंसेप्ट्स आपको याद रखने होंगे स्टूडेंट्स, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। हाँ, बट नीट और जेई के एग्जाम में थोड़े अच्छे लेवल का अगर कोई क्वेश्चन आ गया इस पर्टिकुलर एक्सीलरेशन वाले कंसेप्ट पे बेस्ड, तो बिल्कुल यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का कंसेप्ट यूज हो सकता है। क्या? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और जिस तरीके से अभी हमने थोड़ी देर पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट किया था, वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक वैसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हम निकाल सकते हैं वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो डिफरेंशिएशन यूज करके इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का, वो होगा dv/dt। अभी तुरंत एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको इस फॉर्मूले पे बेस्ड, तो फिर और अच्छे से आपको क्लियर होगा कि नीट या फिर जेई के एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है अगर एक्सीलरेशन पे बेस्ड हो। ठीक, तो इतना आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पे बेस्ड एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। एग्जांपल जेई 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है।
इसमें आपको गिवन है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया है, आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 180 माइनस 16x मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, ऑब्वियसली हमारा इक्वेशन के फॉर्म में दिया है वेलोसिटी, तो डिफरेंशिएट करके ही आएगा एक्सीलरेशन, तो है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आपको निकालना है। तो देखिए कैसे होगा, फॉर्मूला तो आपके सामने ही है, a इज इक्वल्स टू dv बाई dt, ठीक है। v की जगह सब्सटीट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन उसका, तो d बाई dt ये हो जाएगा, v का एक्सप्रेशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 180 माइनस 16x, ठीक है। जिनको स्क्वायर रूट नहीं समझ में आता पावर हाफ मेंशन कर सकते हैं, ये देखिए आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, d बाई डी टी 180 माइनस 16x का पावर हाफ। अब आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद, एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन 180 का डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट जीरो, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, है ना, और माइनस 16x, माइनस 16x का क्या होगा, माइनस 16, ठीक। अब ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास रिमेनिंग है, अभी तो मैंने सिर्फ अंदर का डिफरेंशिएशन किया है, ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स का, अभी तो पूरा एक्सप्रेशन 180 माइनस 16x का पावर हाफ बचा है आपका, है ना। इतना बेसिक मैथ्स एक्सपेक्टेड है आपको आता होगा, तो इसका आ जाएगा आपका, ये मल्टीप्लीकेशन में होगा, पहले तो पावर हाफ सामने, फिर 180 माइनस 16x का पावर माइनस हाफ आएगा, ये ध्यान से देखिए आप, ठीक। अच्छा, अभी भी डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में वेरिएबल टाइम है और जो अंदर एक्सप्रेशन में दिया है वो x है, तो dx बाई डी टी बच जाएगा कहीं ना कहीं, dx बाई डी टी, ठीक है। अब dx बाई डी टी क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका भी वैल्यू हमको निकाल करके यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना होगा, ठीक है। तो dx बाई डी टी इज बेसिकली वेलोसिटी, ध्यान से देखिए ये तो वेलोसिटी ही है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ चलिए फॉर्मूला, कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला dv बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या होगा, dx बाई डी टी। तो यहाँ पे मैंने dx बाई डी टी की जगह v सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब देखिए आगे थोड़ा और, तो एक्सीलरेशन आ गया माइनस 16 बाई 2, ये आप डिवाइड कर सकते हैं, माइनस 8, और बचा क्या है अभी 180 माइनस 16x का पावर माइनस हाफ, ठीक है। माइनस हाफ मतलब इसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे, और बाजू में v भी मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो v को ऐसा करता हूं कि v का जो एक्सप्रेशन था कितना था, 180 माइनस 16x का पावर हाफ, इसको यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं, का पावर हाफ। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों एक्सप्रेशन तो सेम हो गए स्टूडेंट्स, 180 माइनस 16x, एक बार पावर माइनस हाफ है, एक बार प्लस हाफ है, तो पावर ऐड करेंगे तो टोटल पावर जीरो हो जाएगा, मतलब 180 माइनस 16x का टोटल पावर जीरो आएगा, मतलब ये तो गायब हो गया एक्सप्रेशन, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। देखिए ध्यान से, ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों का अल्टीमेट पावर जीरो और किसी का पावर जीरो 1 होता है, जीरो नहीं होता है, ध्यान से, पावर जीरो मतलब 1, तो ये पूरा कैंसिल होकर के सॉल्व होके कितना आ गया 1, और बचा क्या है सामने में नंबर -8, ठीक है। तो यही तो आंसर आ गया ना स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन आपको कैलकुलेट करना था, मींस करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा ऑप्शन ए, -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देख सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे लेवल का एक स्टेप ऊपर ये क्वेश्चन है JEE 2016 का, बट बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आता है। हाँ, डिफरेंशिएट करते टाइम कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, चेन रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो एक्सपेक्टेड है आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है। तो आराम से इसको नोट डाउन करिए, हमारा आंसर आ चुका है -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नंबर 5। डायग्राम वही है, उसी में मैं रिप्लेस कर रहा हूं, आप दोबारा ड्रॉ कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने स्टडी किए हैं, जो भी पॉइंट्स, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, है ना, ये सारे अभी यूज हो जाएंगे एक साथ कलेक्टिवली। क्या बोलेंगे इसको, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो व्हाट आर इक्वेशंस ऑफ मोशन, दे आर दी फॉर्मूले या रिलेशंस, किस चीज के रिलेशंस, U, V, T, S एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी हमने स्टडी किया है, एक्सीलरेशन।
तो इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन है, जो फॉर्मूले हैं 3-4, उन्हीं को हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं देखिए। तो बेसिकली देयर आर 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन। 4 ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि इन सभी पैरामीटर्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं, जो कि न्यूमेरिकल में हम यूज करते हैं हमारे कैलकुलेशन पर्पस के लिए। पहला है रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सीलरेशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। दूसरा रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सीलरेशन, मतलब s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के बीच में v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। और फोर्थ पॉइंट, ठीक है, कई लोगों को ये फोर्थ इक्वेशन पता नहीं होता है, ये है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ठीक, क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो हम टाइम पुट कर रहे हैं t, वो है t सेकेंड्स, जबकि यहां पे जो टाइम पुट करेंगे टीथ सेकेंड या nth सेकेंड होगा, वो पर्टिकुलर उस इंस्टेंट पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो निकालेंगे। तो दोनों में फर्क है। कई लोगों को ये कंफ्यूजन रह जाता है कि भाई सेकेंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। सेकेंड इक्वेशन में जो आप टाइम पुट कर रहे हो ना, वो t सेकेंड्स है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के वहां तक, जैसे 5 सेकेंड्स बोल दिए तो 0 to 5 सेकेंड्स तक कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो निकलता है। जबकि अगर 5th सेकेंड बोल दिया तो एग्जैक्ट 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो इससे नहीं निकलेगा, उसके लिए फोर्थ इक्वेशन है और वो फॉर्मूला है dn, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सीलरेशन a/2 इंटू 2n-1। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जिससे कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई लोगों को पता नहीं होता है कि ये चारों इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होंगे जब आपका मोशन एक्सीलरेटेड होगा। क्या होगा? एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है अगर ऑब्जेक्ट की मोशन में, एक्सीलरेटेड है, एक्सीलरेशन है। अब देखिए कौन सा ऐसा फिजिकल पैरामीटर है इन पांचों में जो चारों इक्वेशन में कॉमन है। देखिए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन दिखा, तो बिना एक्सीलरेशन के ये एप्लीकेबल नहीं है। और अगर किसी मोशन में एक्सीलरेशन 0 है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वहां पे आप सिंपल फॉर्मूला लगाइए, कौन सा? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद रहेगा? ठीक है, चलिए एक सिंपल से एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, ये हमको कैसे पता चलेगा। ठीक, तो इतना आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, आप एक एग्जाम्पल आ चुका है इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बेस्ड, JEE 2014 का एक क्वेश्चन है, काफी बेसिक है। इसमें आपको गिवन है अ बुलेट एमर्जेस फ्रॉम अ गन, तो एक गन है जिससे कि बुलेट को फायर किया गया है और गन की लेंथ है 1.2 मीटर, ठीक है, और जिस स्पीड से जो है बुलेट निकल रही है वो है 640 मीटर पर सेकेंड। तो काफी हाई स्पीड से बुलेट जो है निकला। देखिए ध्यान दीजिएगा कि बुलेट स्टार्टिंग पे रेस्ट पे था, स्टार्टिंग पे इनिशियल पॉइंट जो रहा होगा बुलेट का इनसाइड द गन, ये मान लीजिए बुलेट है, तो जो इनिशियल पॉइंट है वो तो रेस्ट पे रहा होगा, एट रेस्ट, फायर होने से पहले। तो इस हिसाब से उसकी इनिशियल स्पीड तो 0 हो गई, फिर वो एकदम से फायर हुआ और गन के पूरे लेंथ को यहां से यहां तक क्या है, ये फाइनल पोजीशन है बुलेट का। जब वो निकला कितने स्पीड से निकला है, v दिया है आपको 640 मीटर पर सेकेंड, ध्यान से देखिए। और ऐसे में गन का लेंथ वो भी गिवन है आपको 1.2 मीटर, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि भाई कितना टाइम बुलेट ने गन के अंदर स्पेंड किया है फायर होने के बाद, मतलब कितना टाइम उसको इनिशियल से इस फाइनल पॉइंट तक आने में लगा होगा बुलेट को। तो ये टाइम बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं
कि बिना एक्सीलरेशन कैलकुलेट किए कोई भी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करें। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है और लेंथ भी पता है। कौन सा इक्वेशन लगाएं हम एक्सीलरेशन निकालने के लिए? ऑब्वियसली थर्ड इक्वेशन, क्योंकि v पता है, u पता है और s पता है, डिस्टेंस देखो गन का लेंथ, और a निकालना है। तो थर्ड इक्वेशन अगर हम अप्लाई करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहां से हम आराम से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। तो v है 640, 640 का स्क्वायर होगा, u 0 है, a आपको निकालना है और लेंथ है 1.2 मीटर। ये देखिए आप ध्यान से। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो रफ में ट्राई करके देख लीजिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आपका एक्सीलरेशन निकल जाएगा, a इज इक्वल्स टू 640 का स्क्वायर मतलब 640 इंटू 640 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.2, मतलब इसको मैं 12 लिख देता हूँ, एक और जीरो ऊपर बढ़ा लेता हूँ, देखिए ध्यान से, ठीक। सिंप्लीफाई अगर करें इसको तो कुछ इस तरीके का एक नंबर आएगा, ठीक है, एक्सीलरेशन का। इसको अभी हम कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा दूसरे इक्वेशन में टाइम निकालने के लिए, क्योंकि मेन टारगेट तो हमको टाइम निकालना है कि भाई कितना टाइम लग रहा है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में बुलेट को, ठीक। तो मान लीजिए कि ये एक्सीलरेशन आ गया, ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही आया है SI यूनिट में। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल भी पता है, एक्सीलरेशन भी पता चल गया और टाइम निकालना है। तो सीधा सीधा हम फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। तो v तो आपका 640 है, u 0 है, एक्सीलरेशन ये लंबा चौड़ा आया है एक्सप्रेशन, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करिए आप, ठीक है, और टाइम आपको निकालना है। तो एक्सीलरेशन को आप पुट कर लो, टाइम कैलकुलेट करना है, सब्स्टिट्यूट करिए इसको यहाँ पे इस पोजीशन पे, ठीक। और खुद रफ में एक बार ट्राई करके देख लीजिए कैलकुलेट करके। तो एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेट आपका आंसर कुछ इस तरीके का आएगा, 3.75 10 पावर -3 अगर आप सॉल्व करेंगे तो, जो कि सबसे क्लोज इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए है। 3.75 अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास आएगा और ऑर्डर है 10 पावर -3, मतलब 4 मिली सेकेंड्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं 4 मिली सेकेंड्स। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स कुछ इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। वैसे तो n नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां से फ्रेम किए जा सकते हैं, बट ये डेमो लेक्चर एक लिमिटेड टाइम इंटरवल के लिए है, तो उस बेसिस पे मैंने आज ट्राई किया है कि कम से कम जो वेरिएशंस है हर एक टॉपिक के, जो बेसिक टॉपिक है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, वो मैं करवा सकूं, ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड है कि आज का ये लेक्चर और जो भी वैरायटी मैंने ट्राई किया है इस टॉपिक के अंदर सॉल्व कराने का, इस उम्मीद के साथ कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड है कि आज का लेक्चर आपको एक एक टॉपिक ठीक से समझ में आया होगा। मैंने पूरा ट्राई किया है यहाँ पे कि हर एक बेसिक टॉपिक का जो भी वेरिएशन है वो मैं कवर कर सकूं, ताकि आपको क्लियर हो कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन बेसिक टॉपिक्स से भी। आप आराम से नोट डाउन कीजिए, लेक्चर्स को आप 2-3 बार रिपीट मोड में सुन करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एक्सपेक्टेड है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऑफलाइन क्लास के अंदर। थैंक यू।